क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अर्न कंटेन 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। भाई एक थैला है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। भाई एक बॉल उसमें से रैंडमली निकाली जाती है और उसका कलर जो नोट करा जाता है, एंड इट्स रिटर्न टू अर्न, और वापस वो उसी में डाल दी जाती है। कह रहा मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉ आर पुट इन द अर्न। भाई देखो यहाँ तक की मतलब मैं बताता हूँ क्या है। तुम्हारे पास एक थैला दे रखा है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। तुमने उसके अंदर से कोई सी बॉल निकाली, हो सकता है रेड बॉल निकालोगे तो तुम्हें 2 एडिशनल बॉल डालनी पड़ेगी रेड वाली, क्लियर है। अगर तुम उसमें से ब्लैक निकालते हो तो तुम्हें 2 एडिशनल बॉल कौन सी वाली डालनी पड़ेगी, ब्लैक वाली। तो यहाँ जोन से भी बॉल निकलेगी उसी कलर की 2 बॉल हम डालेंगे, और हमें सिलेक्ट कितनी बॉल करनी है, 2 बॉल ही करनी है। कह रहा डेट अ बॉल ड्रॉ एट रैंडम, उसके बाद हम फिर से रैंडमली एक बॉल को ड्रॉ करेंगे। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड। कह रहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो सेकंड बॉल है वो कौन से कलर की निकलेगी, रेड कलर की निकलेगी। तो हम यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो ये हमारे पास बॉक्स दे रखा है, ठीक है। इस बॉक्स में रेड कितनी है, तो 5 तो रेड है और 5 ही ब्लैक है। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 10, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ रेड बॉल। अगर मान लो इसमें से रेड बॉल सिलेक्ट होती है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल को अपॉन में लिखते हैं और जो चांस होते हैं ऊपर लिखते हैं। तो रेड बॉल के 5 चांस है, टोटल 10 आ गया। तो अगर मान लो इसमें से रेड बॉल भी हो सकती है सिलेक्ट और ब्लैक भी हो सकती है, तो यहां लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल भी टोटल चांस 10 है और यहाँ ब्लैक के जो चांस है वो 5 चांस है, ठीक है। समझ में आया। मेरे पास रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है, तो रेड बॉल की जो पॉसिबिलिटी होगी वो भी 5 अपॉन में 10 होगी, जो ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी होगी वो भी 5 अपॉन में 10 होगी। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो ये वाले चांस आता है, मतलब मैंने पहले बार हाथ डाला और जो रेड कलर की बॉल निकल के आ गई, तो मुझे इसके अंदर पुट 2 रेड बॉल, जोन सी बॉल निकाली है मैंने वही 2 कलर की बॉल डालनी पड़ेगी। अगर मैंने हाथ डाला और पहली बॉल रेड आई है तो मेरे को कितनी बॉल एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, 2 रेड बॉल। इस चांस में क्या होगा, अगर मान लो मैंने एक बॉल निकाली और बॉल जो है ब्लैक कलर की निकली, तो मुझे इस कंडीशन में कौन सी बॉल निकालनी पड़ेगी या कौन सी बॉल डालनी पड़ेगी, ब्लैक कलर की। तो यहाँ लिखा पुट 2 ब्लैक बॉल। आइए भाई बात समझ में, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रेड की पॉसिबिलिटी ये रही, ब्लैक की पॉसिबिलिटी ये रही। अगर रेड बॉल आती है तो 2 रेड बॉल डालूंगा, ब्लैक बॉल आती है तो 2 ब्लैक बॉल डालूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अगेन ड्रॉ करता हूं, यहां लिख दिया मैंने अगेन ड्रॉ अ रेड बॉल। भाई जो मुझे दोबारा से जो बॉल निकालनी है, सेकंड बॉल इसने क्वेश्चन में खुद बोला है, सेकंड बॉल जो है वो कौन से कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की ही होनी चाहिए। भाई इसके अंदर दोबारा से मैंने 2 रेड बॉल डाल दिए। देखो पहले टोटल कितनी, देखो इसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो रेड थी मेरे पास 5 थी और जो ब्लैक थी वो 5 थी और जो टोटल था वो 10 था, ठीक है। अब 2 बॉल मैंने एक्स्ट्रा डाली तो +2, इसका मतलब टोटल दोबारा हो गया। लेकिन कौन से कलर की डाली है, रेड कलर की। तो रेड कलर की जो टोटल बॉल हो गई वो हो गई 7, तो 7 रेड बॉल हो गई और 5 ब्लैक बॉल हो गई, और टोटल कितनी हो गई, 12 बॉल हो गई। यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगेन ड्रॉ अ रेड बॉल। भाई दोबारा से एक बॉल ड्रॉ करना और वो रेड ही होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड बॉल, बार बार क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल जो है रेड कलर की ही होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की जो होगी अगेन निकालने पे, अब रेड बॉल हमारे पास 7 है और टोटल चांस कितने हैं, 12, तो यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। इसका मतलब पहली बॉल ड्रॉ करी रेड आई और दूसरी बॉल ड्रॉ करी वो तो रेड होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने बोला सेकंड बॉल रेड ही होगी। तो ये पहली भी रेड और दूसरी भी रेड। अब इस कंडीशन में आ जाओ, भाई पहली बॉल ड्रॉ करी हमने, जरूरी थोड़ी रेड ही आए, पहली कंडीशन में पहली बॉल कौन सी आई है, ब्लैक आई है, तो 2 बॉल कौन सी डालनी पड़ेगी, ब्लैक वाली। तो देखो पहले 5 रेड वाली थी और 5 ब्लैक वाली थी, टोटल थी 10 बॉल। अब मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर की 2 बॉल और डाल दी, तो ब्लैक जो है 7 हो गई, रेड अब भी 5 और टोटल बॉल कितनी हो गई, 12 हो गई। अब मैं सेकंड बॉल ड्रॉ करूंगा, तो यहां लिख दिया मैंने अगेन ड्रॉ अ रेड बॉल। अब मुझे सेकंड बॉल निकालनी है और सेकंड बॉल जो है, सेकंड बॉल दोबारा दिखा रहा हूँ, रेड कलर की ही होनी चाहिए। तो इसमें से रेड कलर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, भाई रेड तो कलर अब भी 5 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, तो इसमें कितनी बॉल है,
5 है, टोटल 12। इसका मतलब रेड अब 5 की 5 ही रहेगी, क्योंकि जो हमने 2 बॉल डाली है वो कौन सी डाली है, ब्लैक डाली है। इसमें 2 बॉल कौन सी डाली थी, रेड डाली थी, तो रेड हमारे पास 7 हो गई थी और इसमें 5 ही है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड। अब भाई उसने ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ सेकंड बॉल रेड होगा। अब वो सेकंड बॉल रेड होगा फर्स्ट, तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब फर्स्ट रेड भी हो सकता है और फर्स्ट ब्लैक भी हो सकता है। लेकिन जो अगर पहला रेड हुआ तो दूसरा भी रेड होना चाहिए, प्लस पहली ब्लैक हुई, यहाँ लिख लेता थोड़ा मैं, पहली ब्लैक हुई तो दूसरी भी रेड होनी चाहिए। ये समझ में आया नहीं आया, बस ये था। पहली बॉल रेड भी हो सकती है, पहली बॉल ब्लैक भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड बॉल है वो रेड ही होगी। ठीक है, अब मैं इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, पहली बॉल रेड, तो पहली बॉल रेड की पॉसिबिलिटी थी 5/10 इंटू आर का मतलब दूसरी बॉल भी रेड, देखो दूसरी बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी 7/12 प्लस पहली बॉल ब्लैक, तो ब्लैक की पॉसिबिलिटी थी 5/10 प्लस वो सॉरी इंटू यहाँ पे मतलब आर का मतलब रेड बॉल की पॉसिबिलिटी थी 5/12। यहाँ काटूंगा तो 1/2 आ जाएगा काटने के बाद, तो मतलब 1/2 इंटू 7/12 आ जाएगा, प्लस 5 5 जा 25, या फिर इसको भी काट लेते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1/2 इंटू 5/12। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 24, इंटू सोल्व कर दी मैंने, 12 2 जा 24, 5 1 जा 5। अब इसका डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 5 और 7 और 5 कितना हो गया, 12/24, और इन दोनों को काट दिया 12 के टेबल से, तो 1/2। तो सेकंड बॉल रेड होने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी 1/2। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करवाने से पहले मुझे आपको एक नई थ्योरम समझानी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं बेस थ्योरम। अब ये बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आपके एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, अब ये बेस थ्योरम है क्या, मान लेते हैं आपके पास 3 अर्न है या 3 बॉक्स है, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। अच्छा, इस बॉक्स में भी कुछ ऑरेंजेस है, इस बॉक्स में भी कुछ ऑरेंजेस है और इस बॉक्स में भी कुछ ऑरेंजेस है। अब इन तीनों में से किसी भी बॉक्स को मैं रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ, पहला बॉक्स भी सिलेक्ट हो सकता है, दूसरा बॉक्स भी सिलेक्ट हो सकता है, तीसरा भी सिलेक्ट हो सकता है। तो भाई यहाँ तीनों की पॉसिबिलिटी तो सेम ही होगी। अगर ये 3 बॉक्स है और मेरे लिए तीनों सेम है, कोई चेंज नहीं है तीनों में, तो तीनों की पॉसिबिलिटी सेम होने का मतलब 3 बॉक्स है यहाँ पे, तो 1/3 1/3 1/3। क्लियर हो गया। अगर यहाँ 4 बॉक्स होते और चारों की पॉसिबिलिटी सेम होती तो 1/4 1/4 1/4 और यहाँ आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको यह बताया सिर्फ अगर 2 बॉक्स होंगे तो दोनों की पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/2 1/2, दोनों अगर सेम है मेरे लिए तो यहाँ मैंने पॉसिबिलिटी आपको बता दी कि पॉसिबिलिटी होती कैसे। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इसमें से मैं ऑरेंज सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से भी ऑरेंज सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके अंदर दोनों टाइप के ऑरेंज है, गुड और बैड दोनों ऑरेंज है, इसके अंदर भी गुड और बैड दोनों ऑरेंज है। मेरे को एक ऑरेंज ड्रॉ करना है गुड वाला, तो भाई इसमें से भी गुड ऑरेंज आ सकता है, इसमें से भी गुड ऑरेंज आ सकता है। मान लो इसके अंदर 5 गुड ऑरेंज है, तो और टोटल इसके अंदर 10 ऑरेंज है, तो 5/10 हो जाएगा। इसके अंदर 2 गुड ऑरेंज है आउट ऑफ 10, तो दोनों गुड ऑरेंज की जो पॉसिबिलिटी होगी 5/10 इसमें से और 2/10 इसमें से होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम जब लगाते हैं, भाई देखो गुड ऑरेंज तो दोनों में से निकाल लिया। अब वो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि जो गुड ऑरेंज निकला है वो पहले ही बैग से आने की पॉसिबिलिटी बताओ। इसका मतलब गुड ऑरेंज सेकंड बैग से आना ही नहीं चाहिए, सेकंड बॉक्स से आना ही नहीं चाहिए, वो कौन से बॉक्स से आना चाहिए, पहले बॉक्स से। तो ऐसी कंडीशन में हम बेस थ्योरम यूज करेंगे। या मान लो यहाँ पे 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स में से ऑरेंज ड्रॉ कर रहे हो आप, ऑरेंज कह रहा है अच्छा वाला ऑरेंज थर्ड वाले बॉक्स में से ही आना चाहिए। थर्ड वाले बॉक्स का मतलब जो तुम गुड ऑरेंज निकालोगे थर्ड बॉक्स का ही होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम बेस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ 4 बॉक्स है भाई, 4 बॉक्स है तो चारों की पॉसिबिलिटी सेम होगी। तो इन चारों की पॉसिबिलिटी को पहले वाले की E1, दूसरे वाले की E2, तीसरे वाले की E3 और चौथे वाले की E4 हो जाएगी, लेकिन E4 तक नहीं करना, मैं E3 तक ही रहने देता हूँ। क्लियर हो गया। अब मान लो A का मतलब है A इज गुड ऑरेंज, A का मतलब मैंने गुड ऑरेंज मान लिया। अब गुड ऑरेंज इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो पॉसिबिलिटी A/E1। भाई इसका मतलब है पहले बॉक्स से गुड ऑरेंज, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मान लेते हैं, 2/7 मान ली। दूसरे बॉक्स से A/E2, इसका मतलब है सेकंड बॉक्स से गुड ऑरेंज, इसकी पॉसिबिलिटी हमने भी 2/8 मान ली। और थर्ड बॉक्स से हमने मान ली PA/E3
एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मान लेता, 4/7 मान ली भाई, तीनों वैसा मान ली। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपने गुड ऑरेंज निकाला है वो सेकंड बैग से हो, इसका मतलब सेकंड बैग का गुड ऑरेंज होना चाहिए। तो E2/में मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है वो, या ये हो सकता है फर्स्ट बैग का निकालो, या हो सकता है थर्ड बैग का निकालो। तो भाई इसमें ऐसी कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे बेस थ्योरम। अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर आपको E2A निकालना है तो सिंपल सी बात है, नीचे यहाँ पे कितने चांस थे, 1 2 3 चांस थे, तो PE1 इसी के साथ ले लेंगे PA/E1, फिर प्लस E2 और इसके साथ ले लेंगे PA/E2, फिर प्लस E3 और E3 के साथ हम लोग ले लेंगे PA/E3। मतलब जितने चांस होंगे उतने ही ये रिजल्ट बनेंगे। अगर 4 चांस होते तो E4 करके अगला वाला भी मैं बना देता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 चांस लेके यहाँ पे कर दिया। समझ में आ गया होगा। अब ऊपर क्या रखना है आपको, सेकंड बैग का बोल रहा है ना, तो सेकंड बैग का मतलब E2 और यहाँ पे रख देंगे PA/E2। सेकंड बैग का बोल रहा था इसीलिए। अगर वो फर्स्ट बैग का बोलेगा तो यहाँ मिटा के यहाँ 1 और यहाँ क्या कर देंगे 1 कर देंगे, नीचे सेम रहेगा, नीचे नहीं बदलेगा। अब इसी बात पे अगर वो तीसरे बैग का बोल देगा तो A3 करके यहाँ 3 और यहाँ 3 कर देंगे। आया समझ में। इसका मतलब गुड ऑरेंज या तो फर्स्ट बैग से ही निकलना चाहिए या सेकंड बैग से या थर्ड बैग से। इसका पता लगाने के लिए हम बेस थ्योरम यूज करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेस थ्योरम के ही ऊपर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 है ये, अ बैग कंटेन्स 4 रेड और 4 ब्लैक। अच्छा पहला बॉक्स है ये, पहले बॉक्स में हमारे पास कितनी रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अनदर बैग इज कंटेन, फिर से एक बैग निकल के आ गया। अब इस बैग में कितने हैं, 2 रेड है और 6 ब्लैक है, इतना समझ में आ गया। 1 ऑफ 2 बैग सिलेक्ट एट रैंडम, भाई इन दोनों बैग में से एक बैग रैंडमली सिलेक्ट करना, कौन सा करे मालूम नहीं ना, दोनों तो सेम है हमारे लिए, इसको भी चुन सकते हैं इसको भी चुन सकते हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटी तो सेम होगी। कितनी होगी 50% 50%। 50% का मतलब होता है हाफ और हाफ, मतलब 1/2 इसके भी चांस है आने के, 1/2 इसके भी चांस है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लेट E1 एंड E2 सिलेक्ट ऑफ इवेंट नंबर ऑफ बैग। E1 और E2 एक ऐसा इवेंट मान लिया जो बैग को सिलेक्ट करता है। अब बैग तो 2 ही यहाँ पे, इसका मतलब और दोनों के चांस इक्वल है, PE1 इक्वल आ गया PE2 और इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी हाफ, मतलब इसकी भी हाफ है और इसकी भी हाफ है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बॉल ड्रॉ फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, भाई इसमें से एक बॉल ड्रॉ करा है और वो कौन से कलर का होना चाहिए, रेड कलर का। भाई तो हमें जो निकालना है वो रेड कलर का बॉल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट ए इवेंट ऑफ सिलेक्ट रेड बॉल। अब भाई जो मैंने ए इवेंट माना है, ए इवेंट किसको माना है, रेड बॉल को मान लिया। अब रेड बॉल तो पहले बैग से भी हो सकती है दूसरे बैग से भी हो सकती है, तो इसका मतलब PA/E1 मतलब पहले बैग से रेड बॉल आने की जो चांस है, भाई रेड बॉल है 4 और टोटल कितने 8, तो 4/8 होंगे। सेकेंड बैग से आ जाओ, PA/E2 मतलब रेड बॉल है सेकेंड बैग से, तो सेकेंड बैग से जो रेड बॉल है वो 2 है और चांस टोटल कितने 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2/8। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट बैग। भाई ये कह रहा है तुमसे प्रोबेबिलिटी बताओ जो हमने रेड बॉल निकाली है वो कौन से बैग की होनी चाहिए, पहले बैग की होनी चाहिए। पहले बैग को मैंने E1 माना है, तो वो मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी इज रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। जो रेड बॉल है वो फर्स्ट बैग की होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा फर्स्ट बैग की आने की और फर्स्ट बैग का ही रेड बॉल होना चाहिए। तो इसका उल्टा कर दो ना, फर्स्ट बैग का रेड बॉल इसको अपोजिट कर दिया E1/A। अब यूज कर लेंगे बेस थ्योरम, जिसका बेसिक मैंने अभी आपको बताया था। तो बेस थ्योरम में यहाँ पे PE1 और A निकालना है। अब यहाँ पे 2 ही चांस है, टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास 2 चांस है, तो पहले अपॉन में लिख देंगे। अपॉन में देखो PE1 और PA/E1, फिर प्लस PE2 फिर PA/E2, ऐसे कुछ आ जाएगा। अपॉन ऊपर की तरफ जो रख लिखना है, यहाँ देखो पहले बैग की बोल रहा है, तो PE1 फिर PA/E1
अगर दूसरे व्यक्ति बोलेगा तो यहाँ 2 कर देते, यहाँ और यहाँ 2 कर देते, लेकिन नीचे का पोर्शन सेम टू सेम वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। अब बेस थ्योरम मैंने इसके अंदर लगा लिया है, अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 भाई E1 की पॉसिबिलिटी हाफ थी, P E1 चेक कर सकते हो हाफ है, A अपॉन में E1 ये है हमारे पास 4 अपॉन में 8 अपॉन में यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ तो सेम वही वैल्यू है ना, तो 1/2 यहाँ थोड़ा सा आपसे लिख लेता हूँ मैं, 1/2 इंटू 4 अपॉन में 8 प्लस E2 की वैल्यू भी हाफ है इंटू A अपॉन में E2 चेक करो 2 अपॉन में 8 है। अब इसको सोल्व करोगे इंटू सीधी से सीधी होगी तो 4 1 जा 4 अपॉन में 8 2 जा कितना आ गया 16 अपॉन में आ जाओ 4 1 जा 4 और 8 2 जा 16 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 8 2 जा आ गया 16। तो यहाँ देखते हैं 4 अपॉन में 16 आ गया, इसका डेनोमिनेटर सेम है, जब डेनोमिनेटर सेम है तो 4 और 2 कितना हो गया 6 और यहाँ 16, तो 16 से 16 कट गया तो यहाँ आ गया 4 अपॉन में 6 और काट देंगे इसको 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो पहले बैग से रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी 2 अपॉन में 3 है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, कह रहा है कॉलेज में स्टूडेंट है, इट इज नाउ डेट 60% डिसाइड इन अ हॉस्टल। भाई कॉलेज में जो स्टूडेंट है 60% लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। अब भाई 60% लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तो कितने परसेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते 40%, लेकिन क्वेश्चन में खुद आगे उसने बोल दिया है 40% आर डे स्कॉलर नॉट रिसाइड इन हॉस्टल। इसका मतलब 40% ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल में रहते ही नहीं है भाई। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें पता चल गई, एक कॉलेज है जिसमें 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% ऐसे स्टूडेंट है जो हॉस्टल में नहीं रहते। कह रहा प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट, कह रहा पिछले साल का जो रिजल्ट आया था उसमें 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट वो रिसाइड इन ए हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए। कह रहा है कि जो पिछले साल का रिजल्ट आया था, जो पिछली बार का रिजल्ट आया था, उनमें ग्रेड ए आया है किन वालों का, जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहने वालों का ग्रेड ए आया है। और कितने परसेंट लोगों का आया 30%, मतलब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनका ग्रेड ए आया है, कितने परसेंट आया है 30%। अब जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते उनका कितने परसेंट आया, तो यहाँ पे 20% दिख रहा है ना ये, तो उन्हीं की बात करिए कि 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेंड ग्रेड ए। मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते उनमें 20% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या अटेम्प्ट करा है, ग्रेड ए। आगे पढ़ते, ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट ऑफ चूज एट रैंडम। एंड ऑफ ईयर में एक बच्चा जो है रैंडमली सिलेक्ट करा जाएगा कॉलेज में से, एंड ही हैज अ ग्रेड, और वो कौन से ग्रेड वाला होगा, ए ग्रेड वाला होगा, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट चूज अ हॉस्टल। कह रहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम एक बच्चा चुनेंगे पहला वाला वो कहाँ का होना चाहिए, हॉस्टल का ही होना चाहिए। तो फिर से हम इसके अंदर यहाँ यूज करेंगे बेस थ्योरम। अब क्वेश्चन में पढ़ लेते, हमें यहाँ पता चल गया दो टाइप के इवेंट है, एक हॉस्टल में रहने वाले और एक हॉस्टल में ना रहने वाले। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया लेट E1 एंड E2 इवेंट ऑफ कहाँ का है, रिसाइड इन हॉस्टल एंड नॉट रिसाइड इन हॉस्टल। आया समझ में। मैंने दो इवेंट मान लिए, पहला इवेंट जो हॉस्टल में रहते हैं, दूसरा इवेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते। तो PE1 भाई PE1 का मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बताओ जो हॉस्टल में रहते हैं कितने परसेंट रहते हैं 60%। तो 60% का मतलब होता है 60/100, 0 से 0 कटा तो ये बन जाएगा 0.6। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम PE2। भाई E2 का मतलब क्या, कौन सा इवेंट है E2 है जो हॉस्टल में नहीं रहते। तो कितने परसेंट ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहते 40%। तो 40% का मतलब होता है 0.4। यहाँ तक समझ में आ गया। E1 का मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी 0.6 और जो हॉस्टल में नहीं रहते उनकी पॉसिबिलिटी 0.4। अब भाई मैं यहाँ पे एक इवेंट फिर से मान लेता हूँ, लेट ए इवेंट ऑफ ग्रेड ए। भाई ग्रेड ए का जो इवेंट है उसे मैंने ए मान लिया है। अब ग्रेड ए तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे भी ला रहे थे और ग्रेड ए जो हॉस्टल में नहीं रहते थे वो भी ला रहे थे। तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, PA/में E1। इसका मतलब हो गया भाई जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और उनका ग्रेड ए आया है, तो ऐसे कितने परसेंट बच्चे थे 30% थे। तो इसका मतलब यहाँ आ गया 30%। अब 30% का मतलब 0.3 होता है। अब जो बच्चे हॉस्टल में नहीं थे इसका मतलब देखो A/में E2,
इसका मतलब है जो हॉस्टल में नहीं रहते और उनका ग्रेड ए आया है, ऐसे कितने परसेंट बच्चे 20%। तो 20% का मतलब होता है 20/100 और कट के ये 0.2 निकल के आ जाएगा। अब भाई ग्रेड, अब एक बच्चे को रैंडमली चुना जाएगा, ठीक है, और वो ग्रेड ए वाला होगा। तो ग्रेड ए तो हॉस्टल वाले भी ला रहे थे, ग्रेड ए तो नॉन हॉस्टल वाले भी ला रहे थे। तो उसने तुमसे पूछा है इसकी पॉसिबिलिटी बताओ कि जो ग्रेड ए वाला बच्चा चुना जाएगा वो हॉस्टल का ही चुना जाएगा। इसका मतलब यहां लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट, जो उसने पूछा है स्टूडेंट इज हॉस्टल, सिलेक्ट ए ग्रेड स्टूडेंट इन हॉस्टल। तो इसका मतलब आपको जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है Pe1/A, मतलब हॉस्टल का ग्रेड ए होना चाहिए। क्लियर हो गया? जबकि यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब है ए ग्रेड आया है हॉस्टल का। अब यहाँ आपको निकालना है E/A, इसका अपोजिट निकालना है। तो बेस थ्योरम यूज कर लेंगे। अब यहाँ चांस कितने, दो ही चांस थे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, E1/A इक्वल, देखो Pe1 और PA/E1, यहाँ जो होगा वही लिखना है। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 के नाम से लिखना है। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टोटल लिखना है Pe1 PA/E1, फिर इसके बाद प्लस Pe2 और यहाँ आ जाएगा PA/E2। ठीक है, अगर 3 चांस होते तो यहाँ पे 3 भी आ जाता, जैसा बेस थ्योरम में मैं पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो Pe1 है, तो Pe1 की वैल्यू 0.6 इंटू PA/E1, तो PA/E1 की वैल्यू 0.3, अपॉन में आ जाओ 0.6 इंटू 0.3, सेम वही, इसकी वैल्यू वही और ये दोनों सेम ही तो था ये, प्लस E2 की वैल्यू क्या है 0.4 इंटू A/E2, तो A/E2 यहाँ चेक कर लेता हूँ 0.2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दोनों की मल्टीप्लाई है, 6 3 18, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0.18। अपॉन में थोड़ा अपॉन इसको लंबा सा बना लेते हैं। यहाँ देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0/18 ही आएगा, प्लस इन दोनों की इंटू करेंगे 4 2 8 होगा, तो 0.08 हो गया। अब 18 से 18 नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो एक काम करेंगे 0.18 में कितना जोड़ना है हमें 0.08, तो 8 और 16 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ आ गया 0.26, तो यहाँ आ गया 0.18 और 0.26। अब भाई पोजीशन देखो, ये जो डेसिमल है सेम पोजीशन पे, मतलब 2 के बाद यहाँ भी 2 के बाद यहाँ, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा हमारा 18/26 आ जाएगा। अब ये दोनों 2 के टेबल से कट सकता है, अगर कट सकता है तो काट दो। अगर 2 के टेबल से काटूंगा 2 9 18 और 2 से काटेंगे तो कितनी बारी में जाएगा, 13 बारी में जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 9/13। इसका मतलब वो हॉस्टल से ही ग्रेड ए वाला बच्चा चुना जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो है 9/13।